पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबरदाज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। अगली सुबह मैं SR1 का बैग उठाए नज्जू की तरफ चल पड़ा। वो अपने फ्लैट ही में मिला था। दस्तक के जवाब में आंखें मलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। मैंने छूटते ही उसे मतून किया, बेगैरत, अब मुझे चक्कर देगा? उसने बेशर्मी से दांत निकाले बोला, उस्ताद जी, सच कहूँ तो गर्लफ्रेंड कल्चर में निकाह वगैरह की अहमियत सानवी होती है। वो क्या कहते हैं, लड़का लड़की राजी तो भाड़ में जाए काजी। मैंने दांत पीसे कहा, फिर मेरे सामने क्यों उसकी पाकबाजी के कसीदे पढ़ रहे थे? वो घटियापन से बोला, उस्ताद जी साफ बताएं कहीं दिल तो नहीं आ गया साली पर? मैं दुरुस्ती से बोला, लानत है तेरी सोच और फलसफे पर। उसने कहा बुलंद किया, बोला, इसे कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। मैं शाकी हुआ, हकीकत में ऐसा ही समझते हो? वो संजीदगी से बोला, मजाक कर रहा था यार। जो मिस भूरी जैसी पटाखा के हमरा आपे में रह सकता है उसके लिए अमृता बेचारी क्या हैसियत रखती होगी। मैंने 3 लाख की रकम उसके सामने फेंक दी। तुम्हारा बकिया मुआवजा। नोटों को चूम कर जेब में डालते हुए वो खुशी से चहका, बोला, शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। मैंने पूछा, उसे खिड़की खोलने में मसला तो नहीं होगा? वो एतमाद से बोला, बेफिक्र रहो। मैंने अंदेशा जाहिर किया, कहा, खिड़की शुक्ला के बिल्कुल सामने है और मुझे डर है उसे खिड़की खोलते देखकर वो जरूर मोतरिज होगा। नज्जू ने मानी खेज अंदाज में सर हिलाया, बोला, अगर उसका एतराज करना बना तो जरूर करेगा। मैंने घड़ी पर निगाह दौड़ाई, कहा, बेहतर होगा कि साफ अल्फाज में तफसील फूटो, मेरे पास बुझारतें बूझने का वक्त नहीं है। वो इत्मीनान से बोला, आज दफ्तर में पहुंचते ही अमृता खिड़की के शीशे पर परिंदे की बीट ऐसे मलेगी कि लगेगा कि ये किसी परिंदे की कारिस्तानी है, और शुक्ला की आमद पर खिड़की के ब्लाइंडर खोलते ही वो शुक्ला को उस तरफ मुतवज्जे करके उस गलाजत को साफ करने की इजाजत मांगेगी और मसला हल। मैंने कहा, अगर तुम्हारी बेगैरतियां नफी कर दी जाएं तो काम के आदमी हो। तहसीन आमेज लहजे में कहते हुए मैं खड़ा हो गया। वो बोला, जाएं उस्ताद जी, अल्लाह दे हवाले, मैं तो आराम करूंगा। साली ने रात भर एक लम्हा भी सोने नहीं दिया। मैं बाआवाज़ बुलंद कंजर कहते हुए उसके फ्लैट से निकल आया। उसने बुलंदो बांग कह कहे से मेरे यकलफ्जी तबसरे का खैर मकदम किया। 9 बजने में चंद मिनट रहते थे जब मैं प्लाजे की छत पर चढ़कर अपनी जगह पकड़ चुका था। दरवाजे को विश्वास सिंह के एक आदमी ने अंदर से नया ताला लगा दिया था ताकि कोई मेरे काम में मुखिल ना हो सके। उस आदमी ने मेरा काम खत्म होने तक वहीं आसपास ही रहना था। जो ही मैं कॉल करता वो ताला खोल कर अपनी राह लेता। ये तफसीलात हम कल रात ही को बारीक बीनी से तय कर चुके थे। मुंडेर 5-6 इंच ही बुलंद थी। SR1 की 2 पाई खोलकर मैंने मुंडेर की बुलंदी के मुताबिक दुरुस्त की। फासला नाप कर एलिवेशन नॉब पर मतलूबा क्लिक लगाए, राइफल कॉक करके दाएं कंधे में दबाई और आई ग्लास से मुनासिब फासला रख कर अपना गाल बट पर टेक दिया। दफ्तर की खिड़की कूद कर मेरे सामने आ गई थी। खिड़की के दाएं शीशे पर मुझे कोई चीज चिपकी हुई नजर आ रही थी। बिलाशुबा अमृता मंसूबे की इब्तिदा कर चुकी थी। मैं इंतजार करने लगा। घंटे डेढ़ का इंतजार बिल्कुल आसान था, वरना हम स्नाइपर्स तो दिनों के हिसाब से कमीनगाह के मुख्तसर पिंजरे में बंद रहने की इस्तेदाद रखते हैं। वहां लेटे हुए मेरी नजरें दाएं बाएं का जायजा भी लेती रहीं, मगर बिल्कुल नजदीक इतनी बुलंद इमारत मौजूद न थी कि मुझे फौरी खतरा महसूस होता। कदरे फासले पर मौजूद इमारतों से मुझे देखा जा सकता था, मगर ये तब मुमकिन था कि कोई निगरानी पर मामूर होकर इलाके का जायजा ले रहा हो। 10 बजने में 2-3 मिनट बाकी थे जब विघ्नेश शुक्ला की कार अपने दफ्तर की इमारत की तरफ मुड़ी। मुहाफिजों की गाड़ियां पार्किंग में रुक गई थीं। उसकी कार मखसूस रविश पर चलती हुई नजरों से गुम हो गई। मैंने अपनी तवज्जो खिड़की पर मरकूज कर ली। इसी दौरान मेरे मोबाइल फोन पर कॉल आने लगी, मगर इतना वक्त न था कि मैं कॉल वसूल कर लेता। मोबाइल फोन मैंने वाइब्रेशन पर लगाया हुआ था।
मैं उसे नजरअंदाज करके खिड़की की तरफ मुतवज्जे रहा कि सबसे अहम विघ्नेश शुक्ला का शिकार था। कॉल करने वाला ठिठाई से शुरू रहा। एक बार जी किया कि मोबाइल स्क्रीन पर नजर दौड़ाकर देख लूं कि आखिर है कौन, मगर उसी दम मुझे खिड़की के सामने कोई नजर आया। यकीनन वो अमृत थी। खिड़की के ब्लाइंडर्स खुले और अंदरूनी मंजर नजर आने लगा। लम्हा भर के बाद दरमियानी शीशा खुल गया था। एक लड़की का सर नजर आया और वो दरमियानी शीशे से सर गुजार कर दाएं तरफ वाले शीशे का जायजा ले रही थी। फिर वो पीछे हटी, शायद गलाजत साफ करने के लिए कोई कपड़ा लेने गई थी। मेरी नजर शीशे से गुजरकर कुर्सी पर बैठे शख्स पर पड़ी। गो इतने फासले से उसकी शक्ल वाज़ेह नहीं हो रही थी, मगर मैं अच्छी तरह जानता था कि वहां कौन बैठा है। उसके सर पर शिस्त साधते हुए मैंने सांस रोकी और लबलबी दबा दी। 500 मीटर के फासले पर SR1 की गोली के जाया होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जोरदार झटके से घूमने वाली कुर्सी की पुश्त से टकराया और बैठे बैठे तड़पने लगा। मेरे पास वो नजारा देखने का वक्त नहीं था। मैं सुर्रत से SR1 को खोलने लगा। मोबाइल फोन अब तक बज रहा था। मैंने मोबाइल निकाल कर स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। किसी नामालूम नंबर से कॉल आ रही थी। मुझे लगा किसी गुमनाम खैर खां की कॉल है। मैंने कॉल वसूल करने का बटन दबाकर स्पीकर ऑन किया और मोबाइल फोन नीचे रख दिया। आवाज आई, तफसील का वक्त नहीं है, मुख्तसर ये कि तुम खतरे में हो। प्लाजे में बहुत बड़ी तादाद में तुम्हारे शिकारी मौजूद हैं। मुख्तसर पैगाम देते ही उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। SR1 का बैग मेरे लिए और मुसीबत खड़ी कर सकता था और उसे यूं ही छोड़कर जाने का भी मैं सोच नहीं सकता था। मैंने विश्वास सिंह के आदमी को कॉल मिलाई। उसने नंबर मसरूफ कर दिया। यकीनन कॉल की गर्ज़ गायत उसे मालूम थी। कॉल काटने का मतलब ही यही था कि वो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक दरवाजा खोलेगा। मैं बरकी कौंधे की तरह दरवाजे के करीब मौजूद पानी की टंकी की तरफ बढ़ा। उछलकर छत का किनारा पकड़ते हुए मैं ऊपर पहुंचा। ढक्कन को ताला लगा हुआ था। साइलेंसर लगे पिस्तौल की एक गोली ताले पर जाया करके मैंने लोहे का दरवाजा उठाया और SR1 का बैग अंदर फेंक कर टैंकी से उतर आया। छत के दरवाजे पर खटपट सुनाई थी। मैं करीब हुआ। जूं ही चाप दूर जाती सुनाई दी, मैं दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। चंद सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना था। जूं ही 2-3 सीढ़ियां उतरा, ठक की आवाज के साथ आखिरी कदमचे से उतरने वाले मेरे साथी की छाती में गोली लगी। वो नीचे गिरकर तड़पने लगा। गोली चलाने वाला सामने ही था। उसे गोली मारकर उसने पिस्तौल का रुख मेरी जानिब मोड़ा, मगर इतनी देर में मैं जस्तावा को सीधा करके लबलबी दबा चुका था। गोली उसके सर में लगी। इसी असना में दाएं जानिब से 2 बंदे भागते हुए नमूदार हुए। दोनों के हाथ में पिस्तौल थे, मगर मैं दौड़ते कदमों की आवाज सुनकर पहले से चौकन्ना था। उनके कदम रुकने से पहले मैं 2 बार लबलबी दबा चुका था। दोनों औंधे मुंह गिरे थे। करीबी दुकान से किसी औरत ने वो हौलनाक मंजर देखा और उसके होंठों से बुलंदोबांग चीख बरामद हुई। साथ ही भगदड़ मच गई। मैं तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही आखिरी कदमचे पर कदम रखा, अचानक ही काले सूट में मलबूस 2 अफराद भागते हुए सामने आए। वो मुसल्ला थे। मैंने छलांग लगाकर करीबी दीवार की आड़ पकड़ी। इसी दौरान एक ने लबलबी दबा दी। अगर मुझे लम्हे के 20वें हिस्से की भी देर हो जाती तो गोली मुझे लग गई होती। तमाम ने पिस्तौलों पर साइलेंसर चढ़ाए हुए थे। इस वजह से फायरिंग की आवाज दब गई थी, लेकिन लोगों के भागने और चीखों पुकार की वजह से हंगामा बपा हो गया था। मैं लम्हा भर वहीं रुका और फिर बाईं दीवार की आड़ लेकर सामने मौजूद कपड़ों की दुकान की तरफ भागा, जहां दुकानदार अकेला बैठा शिशदर नजरों से मुझे घूर रहा था। बेचारे को न भागना याद रहा था और न दुकान का दरवाजा बंद करना। भागते वक्त भी मेरा सर पेंडुलम की तरह हरकत में था। किसी भी समत से दुश्मन नमूदार हो सकता था। काले सूट वाले दोनों भागते हुए सीढ़ियों की जानिब से नमूदार हुए। औंधे मुंह गिरते हुए मैंने 2 मरतबा लबलबी दबाकर उनके फायर करने की तमन्ना को हसरत में बदल दिया। बिलाशुबा हमलावरों की आमद मेरे लिए हैरान कुन थी। न जाने उन्हें कहां से मुखबरी हुई थी। रह रह कर मेरा दिमाग अमृता की तरफ जा रहा था। इस लिहाज से नज्जू भी काबिल एतबार था। विश्वास सिंह पर तो मुझे जरा भी शक न था। ले दे के एक अमृता ही बचती थी। मुमकिन था मेरे हमले के बारे में उसे नज्जू से पता चला होता। यह भी मुमकिन था 2 + 2 4 करते हुए उसने खुद अंदाजा लगाया होता, क्योंकि विघ्नेश शुक्ला के दफ्तर के सामने वाली खिड़की पर फायर करने को सबसे मुनासिब और बेहतरीन जगह इस प्लाजे की छत थी। और अगर ऐसा था तो ये भी मुमकिन था कि विघ्नेश शुक्ला जिंदा बच गया होता और मरने वाला कोई कुर्बानी का बकरा होता। बहरहाल वो वक्त ऐसी सोचों में खोने का नहीं था। मुझे भगदड़ का फायदा उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करना थी, वरना प्लाजा खाली होने के बाद मुझे पकड़ना निहायत आसान हो जाता। दीवार की आड़ से मैंने जूं ही सर निकाला, 2 आदमियों पर नजर पड़ी जो मेरी ही ताक में थे। बरकी कौंधे की तरह मैंने सर वापस खींचा और उसी वक्त ठक ठक की आवाज से दीवार के कोने से 2-3 गोलियां टकराईं।
मैं पीछे मुड़कर भागा। लाशों के करीब रुकते हुए मैंने एक पिस्तौल उठाकर अपने बेल्ट में उड़स लिया। ज़स्तावा की एक और भरी हुई मैगजीन मेरे पास थी, जिसके खत्म होने पर मैंने बेदस्तोपा हो जाना था, इसलिए पेशगी बंदोबस्त करना जरूरी था। मैं सीढ़ियों वाली दीवार के करीब पहुंचकर रुका और मोहतात अंदाज में झांका। सामने कोई नजर नहीं आया था। मैं सुर्रत से आगे बढ़ा। लोगों की चीखो पुकार और धक्कम पेल जारी थी। दाएं हाथ मुझे 2 हथियार बरदार की झलक नजर आई। उन्होंने भी मुझे देख लिया था, मगर मैं रुके बगैर आगे निकल गया। दोनों के सामने से गुजरते हुए मैं चौड़ी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जहां से लोग तेजी से नीचे उतर रहे थे। अचानक बाएं जानिब की गैलरी से 2 बंदे भागते हुए बरामद हुए। आगे वाला तोप के गोले की तरह उड़ता हुआ मुझसे टकराया। मैं नीचे गिरा। पिस्तौल मेरे हाथ से छूट गया। उसने मुझसे लिपटने की कोशिश की, मगर अपनी टांगें समेटते हुए मैंने उसे जोर से ऊपर उछाला। वो हिफाजती जंगला उबूर करते हुए लंबी चीख के साथ गहराई के सफर पर रवाना हो गया। 4 मंजिल की बुलंदी से पुख्ता फर्श पर गिरने वाले का क्या हाल हो सकता है, इसके लिए यकीनन वजाहत की जरूरत नहीं। उसे उछालते ही मैं उल्टी कलाबाजियां खाकर सीधा हुआ और साथ ही घूमते हुए अपनी बाईं टांग उसके दूसरे साथी की छाती में रसीद की। वो साथी का अंजाम देखकर लम्हा भर को गाफिल हुआ और ये गफलत उसे भी ले डूबी। एक अक्लमंदी उसने की कि पिस्तौल छोड़कर जंगले को थाम लिया, लेकिन मैं उसे जिंदा छोड़कर मुखालिफिन की ताकत को तकवियत नहीं बख्श सकता था। मेरी अगली लात उसकी छाती पर पड़ी और वो दर्दनाक चीख के साथ साथी के पीछे रवाना हो गया। मैं अपने पिस्तौल की तरफ लपका और जैसे ही उसे उठाने के लिए झुका, शू की आवाज से गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। पिस्तौल के दस्ते पर गिरफ्त जमाते हुए मैं जमीन पर लोट लगाते हुए पीछे मुड़ा। फायर करने वाला 15-20 गज दूर था और मुसलसल 2-3 बार लबलबी दबा चुका था। अलबत्ता खुद भागने की वजह से और मेरे हरकत में होने की वजह से वो निशाना सही नहीं साध सका था। मेरा हाथ भी फायर के लिए सीधा हुआ। निशाना उसकी तरह कच्चा नहीं था कि वो बच जाता। तेज रफ्तारी से दौड़ने की वजह से वो औंधे मुंह नीचे गिरा और शफाफ फर्श पर फिसलता हुआ जंगले से जा टकराया। उसके अकब में एक और भी मौजूद था जो भागता हुआ आ रहा था। मैंने उसके सर का निशाना लेते हुए लबलबी दबाई, मगर ट्रिंच की आवाज ने मैगजीन के खाली होने का ऐलान किया। दुश्मन ने फौरन रुकते हुए निशाना साधने की कोशिश की। मैंने खाली पिस्तौल उसे खींच मारा। नतीजे में उसे जान बचाने के लिए कदरे झुकना पड़ा। इन लम्हात का फायदा उठाते हुए मैंने जकंद भरकर करीबी सुतून की आड़ पकड़ी और सूरत से जीन्स में उड़सा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। वो तुर्की का बना हुआ 9mm था। ग्लॉक, बरेटा और ज़स्तावा के मुकाबले का तो नहीं था, लेकिन इतना गया गुजरा भी नहीं था कि उसकी अफादियत को तस्लीम न किया जाता। दुश्मन की चलाई हुई 2-3 गोलियां सुतून से टकराई थीं। मैं आड़ में रहा। दुश्मन ने समझा शायद मेरे पास गोलियां खत्म हो गई हैं। वो बेफिक्री से करीब आया। तब मैंने एकदम सामने होकर उसके भेजे में गोली उतार दी। उसका पिस्तौल उठाकर जीन्स में उड़सा और सीढ़ियों की तरफ भाग पड़ा। ऊपरी मंजिल में फंसना नुकसानदेह था। एक छलांग में 3-3 सीढ़ियां फलांगते हुए मैं निचली मंजिल में पहुंचा और फिर वहां से दूसरी मंजिल पर पहुंचकर लोगों की भीड़ में शामिल हो गया जो एक दूसरे को धकेलते नीचे उतर रहे थे। इस दौरान मेरी नजरें अतराफ का जायजा ले रही थीं। मुख्तलिफ अतराफ से 5-6 दुश्मन ऐसे थे जिन्होंने मुझे ताड़ लिया था। मैं लोगों को चीरते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहा था। जो ही मैं पहली मंजिल पर पहुंचा, अचानक सीढ़ियों के करीब तैयार खड़े 2 मुस्टंडे मेरी तरफ बढ़े। लोगों की वजह से उन्होंने फायर से गुरेज किया था। जो ही पहला शख्स मेरे करीब आया, उसकी बाईं पसलियों के नीचे मैंने घूंसा रसीद किया, जिसे बॉक्सिंग की जबान में अंडरकट कहते हैं। वो दर्दनाक आवाज के साथ दोहरा हो गया। घूंसा मारकर मैं रुका नहीं था। उसी तसलसल में अपना घुटना जोरदार अंदाज में उठाया। एक और दर्दनाक कर्राह बुलंद करते हुए वो कूल्हों के बल गिरा और हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। इस असना में उसका साथी मुक्का लहरा चुका था। जरा सा झुककर मैंने उसका वार खता किया, मगर कमबख्त काफी तेज था। मुक्का खता जाते ही अपने बाएं पांव पर घूम गया। उसकी एड़ी हथौड़े की तरह मेरी छाती से टकराई और मैं पुश्त के बल नीचे गिर गया। उसने मुझे फौरन छाप लिया। पेट पर बैठते हुए उसने तेज तेज हाथ चलाते हुए मेरे चेहरे को निशाना बनाने की कोशिश की। मैं मुसलसल अपनी कोहनियां सामने करके उसके मुक्कों से बचता रहा और फिर एकदम उसका बाजू गिरफ्त में लेकर मैंने नीचे खींचा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मेरे सर की जोरदार टक्कर उसकी नाक पर लगी। उफ की आवाज के साथ उसने नाक पर हाथ रखे। अपनी टांगें उसके बोझ से आजाद कराते हुए मैंने उसकी गर्दन में डाली और जोरदार झटके से उसकी गर्दन से कड़ाका निकाल दिया। वो अजियत से हाथ पांव झटकने लगा। मैंने पिस्तौल की तलाश में नजरें दौड़ाईं जो 2-3 कदम दूर पड़ा था, मगर उसी वक्त 2-3 धमाके हुए। साइलेंसर के बगैर पिस्तौल के फायर ने लोगों के खौफ व हरास में इजाफा किया था। कई सुरीली चीखें गूंजी। 2 आदमी पहलू थाम कर गिर गए।
तीन आदमी बरकी कौंदे की तरह सीढ़ियां उतरते हुए करीब आ रहे थे। पिस्तौल उठाने का वक्त नहीं था। मैंने घुटना जमीन पर टेकते हुए दूसरा पिस्तौल निकाला और मुसलसल 3 बार लबलबी दबा दी। एक भी गोली जाया नहीं गई थी। एक तेज रफ्तार आदमी औंधे मुंह गिरा और फर्श पर फिसलता हुआ मेरे करीब आ रुका। उसके हाथ में 30 बोर पिस्तौल था, जो अपने कब्जे में करते हुए मैंने पतलून में उड़स लिया। ऐसे हालात में मुतबादिल पिस्तौल की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जखीरे के तौर पर 1-2 हथियारों का होना फर्ज का दर्जा इख्तियार कर लेता है। वहां 2 मकामात से सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं, लेकिन प्लाजे में इतनी भीड़ थी कि चौड़ी सीढ़ियां भी लोगों के लिए नाकाफी हो गई थीं। अलबत्ता मुझे बार बार दुश्मनों से उलझना पड़ रहा था। इस वजह से जब तक मैं सीढ़ियों तक पहुंच पाता, लोग आखिरी मंजिल पर पहुंच चुके थे। मैं उठकर फिर भागा। हर छलांग में 2-2, 3-3 सीढ़ियां तय करता हुआ मैं नीचे पहुंचा। ज्यादातर लोग बाहर निकल चुके थे। मैं भी एक दरवाजे से निकला। 2 कदम लेते ही लगा जैसे मेरी छाती में किसी ने हथौड़ा रसीद किया हो। पिस्तौल मेरे हाथ से छूट गया था। मैं कूल्हों के बल गिरा, लेकिन फौरन ही उल्टी कलाबाजी खाकर खड़ा हो गया और फिर सामने देखते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। करण चावला चेहरे पर इस्तेहजाई तबस्सुम सजाए च्युइंगम चबा रहा था। उसके दाएं बाएं 2 मुसल्ला अफराद मौजूद थे। करण चावला तंजिया लहजे में बोला, बालिक, उछल कूद करके अपनी 2-3 पसलियां तुड़वाना है या शराफत से गिरफ्तारी दे दोगे? मैंने कनखियों से चंद कदम दूर पड़े 9mm पिस्तौल की जानिब देखा। उसी लम्हे करण चावला के एक कारिंदे ने आगे बढ़कर पिस्तौल उठा लिया। मेरे दाएं जानिब 2 फुट की दूरी पर एक चौड़ा सुतून था जिसके अकब में आड़ ली जा सकती थी, मगर मैंने मजाहमत करने के बजाय हाथ सर से बुलंद कर लिए थे। इसी असना में प्लाजे में मुझसे नबरदाजमा दुश्मन भी बाहर निकल आए थे। करण चावला ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, समझदार हो गए हो, और अपने कारिंदे को इशारा किया। अपना पिस्तौल जेब में डालते हुए वो मेरे करीब हुआ और मेरे बलाई बदन पर माहिराना अंदाज में हाथ फेरते हुए 30 बोर पिस्तौल अपने कब्जे में कर लिया। साथ ही मेरे हाथ पुश्त की जानिब मोड़ते हुए हथकड़ी पहना दी। तो दोस्तों, कहानी एक सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा एपिसोड जल्द से जल्द लेकर आते रहें, लेकिन उसे मुमकिन बनाने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके हमारी टीम की और इस कहानी के राइटर रियाज आकिब कोहलर साहब की हौसला अफजाई कीजिए, ताकि हत्तुल इम्कान इस कहानी को जितना जारी रखा जा सकता है रखा जाए। आप सबकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।